खूनी कहानी 7 PM। रात का सन्नाटा गहरा था। सिर्फ बारिश की बूंदें और बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। गांव के चौपाल पर कुछ लोग आग ताप रहे थे और उसी धुएं के बीच पुरानी कहानियों का सिलसिला चल पड़ा था। ऐसी कहानियां जिनमें हर बार कुछ अनकहा रह जाता था। हर बार जब बिजली कड़कती तो सबके दिल एक पल को थम जाते। तेज हवा का हर झोंका जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। आग की धीमी रोशनी में उनके चेहरे कभी साफ दिखते तो कभी अंधेरे में खो जाते, और उसी उजाले अंधेरे के बीच सबके मन में एक अनकहा डर गहराता जा रहा था। काका, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, हमारे गांव में कई लोगों के साथ छलावा हो चुका है। वो भेष बदल कर आता है और हर किसी को फंसाने की कोशिश करता है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो छलावा सच में बहुत मायावी होता है। उसके झांसे में जो एक बार फंस गया वो फिर जल्दी नहीं बच पाता। इस छलावे की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ना कोई रूप होता है, ना कोई आकार। ये जब भी आता है किसी का भी चेहरा, किसी का भी रूप धारण कर लेता है और फिर पता ही नहीं चलता कि सामने इंसान है या कुछ और। ये छलावा कभी तुम्हारे अपने जैसा नजर आएगा और कभी तुम्हारे सबसे करीबी जैसा रूप धर लेगा। तभी तो उसका धोखा सबसे खतरनाक होता है। तो क्या काका, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इस छलावे से सुरक्षित रह सकें? इससे बचने का रास्ता तो है, बस इसकी बातों में कभी मत फंसना। इसकी मुस्कान पर जरा भी भरोसा मत कर। और हाँ, सबसे जरूरी बात याद रखना, इसकी आंखों में कभी सीधे मत देखना, क्योंकि जो एक बार इसकी नजरों में खो गया वो फिर कभी लौट नहीं पाया। चलो छोड़ो ये सब। छलावे की बातें अब बहुत हो गई हैं। रात अब बहुत गहरी हो गई है और बारिश भी कम होने का नाम नहीं ले रही। तो अब हम सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। और हाँ, एक बात और, अंधेरे में किसी अनजानी आवाज पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वह आवाज कभी तुम्हें धोखा देने के लिए भी आ सकती है। और किसी भी अनजान व्यक्ति पर मत भरोसा करना, चाहे वो तुम्हें कितना भी अपना क्यों ना बताए, क्योंकि सच और भ्रम के बीच का फर्क इस अंधेरी रात में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। काका की बात सुनते ही भोला और शुभम के चेहरों का रंग उड़ गया। डर जैसे उनकी रगों में उतर गया था। अब बारिश तेज होती जा रही थी। बूंदें मानो आसमान से नहीं, बादलों के क्रोध से गिर रही थीं। थोड़ी ही देर में सबने अलाव से उठकर अपने अपने घरों की राह पकड़ ली। चौपाल फिर से सन्नाटे में डूब गया। बस बारिश की आवाज बाकी रह गई थी। आज बहुत भयंकर बारिश हो रही है। हरिया काका की बातें भी बहुत डरावनी लग रही थी। सच कहूं तो मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरिया काका की बातें हमेशा सच होती हैं। कहा जाता है कि ऐसे मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर भी जो भी हो, हमें हर कदम पर पूरी सावधानी बरतनी होगी। भोला अपनी पत्नी से बातें मुकर ही रहा था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। इतनी रात को आखिर कौन आया होगा? पता नहीं, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखाता हूं। भोला जब बाहर आया तो उसने देखा शुभम वहीं खड़ा था। चेहरा डर से सफेद और हाथ पांव कांप रहे थे और पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। भोला, जल्दी चल। हरिया काका की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हमें तुरंत उनकी मदद करनी होगी। क्या कहा हरिया काका? अभी तक तो हरिया काका बिल्कुल ठीक थे, तो फिर अचानक क्या हुआ हरिया काका को? पता नहीं, थोड़ी देर पहले मैं उनके घर के पास से गुजर रहा था तो अचानक उनकी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो हरिया काका जमीन पर बेहोश पड़े थे और सांस लेने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। हमें तुरंत वैद्य जी को बुलाना होगा। वैद्य जी वहीं रहते हैं, पास वाले जंगल के पास। ठीक है शुभम, तू चिंता मत कर, तू यहीं रुक, मैं तेरे साथ चलता हूँ। सुमन, तुम घर पर ही रहना, मैं अब भी आता हूँ वैद्य जी के पास होकर। मगर भोला जी, इतनी रात को इस तूफानी बरसात में, और वो भी जंगल के रास्ते से जाना, यह तो बेहद खतरनाक हो जाएगा।
तुम इतनी चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं जा रहा, शुभम भी मेरे साथ है। हम बस थोड़ी देर में वैद्य जी के पास जाकर वापस लौट आएंगे। मूसलाधार बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन बिजली की कड़कन अब थोड़ी कम हो गई थी। हवा फिर भी तेजी से चल रही थी। भोला और शुभम भीगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती रही थीं, जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। भोला और शुभम बारिश में भीगते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उनकी नजर एक पुराना सुनसान मंदिर पर पड़ी। मंदिर के पास पहुंचकर भोला ने धीरे से शुभम से कहा, शुभम, हम थोड़ी देर इसी मंदिर में रुक जाते हैं। बारिश अब बहुत तेज हो रही है और बिजली की कड़काहट भी डरावनी लग रही है। जल्दी ही वहां पहुंचना हमारी ही जिम्मेदारी है। हमें अभी रुकना नहीं चाहिए। अभी तो हमें बहुत दूर तक जाना है, समय बहुत कम है। अच्छा ठीक है शुभम, चलते हैं जल्दी। अब वैद्य जी का घर बस कुछ दूरी पर नजर आया। तभी शुभम ने कहा, तेज चल भोला, कहीं देर ना हो जाए। वैद्य जी का घर यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। हाँ हाँ, चल रहा हूं। बारिश इतनी तेज है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। हर कदम पर पानी और अंधेरे का डर महसूस हो रहा है। भोला, चलो हम दोनों इस गुफा में रुक जाते हैं। बारिश अब बहुत तेज हो रही है और इस गुफा में रुकना शायद सबसे सुरक्षित रहेगा, नहीं तो हम भी कहीं बीमार पड़ सकते हैं। अरे लेकिन शुभम, अब अचानक उस गुफा में रुकने की क्या जरूरत है? वैद्य जी का घर भी ज्यादा दूर नहीं है। शुभम, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। कहीं हरिया काका की तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए। तुम्हारी बात सही है भोला, लेकिन देखो बारिश कितनी तेज हो रही है। बस कुछ ही देर की बात है और जैसे ही बारिश रुकेगी हम आगे बढ़ जाएंगे। इस समय आगे बढ़ना खतरनाक होगा। भोला ने ध्यान दिया कि शुभम की आवाज में अचानक बदलाव आ गया था। पहले जहां वह डर से कांप रहा था, अब उसकी बातों में अजीब सी शांति और ठहराव था। जैसे ही वे गुफा के अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब तरह की ठंडक उनके चारों ओर फैल जाती है। साथ ही हवा में हल्की सी सड़ी हुई गंध भी उन्हें घेर लेती है, जो हर कदम पर और गहरा महसूस होने लगती है। शुभम, मुझे यहां और ज्यादा डर लग रहा है। हमें अभी यहां से चलना चाहिए। यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही और यहाँ एक अजीब सी गंध भी महसूस हो रही है। भोला जैसे ही यह कहता है, शुभम उसके ठीक पीछे खड़ा डरावनी हंसी हंस पड़ता है और उसकी हंसी की गूंज गुफा में डर फैलाने लगती है। भोला चौंक कर पीछे मुड़ता है और देखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो पूरी तरह हैरान रह जाता है, मानो उसके सामने कुछ असामान्य और अजीब दिखाई पड़ गया हो। भोला डर के मारे अपने कदम संभाल नहीं पाता और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उस छलावे की हंसी गुफा में गूंज उठती है। हर दीवार और कोने में उसकी आवाज घूमती रहती है। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है कि गुफा खुद जीवित हो उठी है। फिर धीरे धीरे वह हंसी कम होती जाती है और एक डरावनी खामोशी छा जाती है। बाहर केवल बारिश की टप टप की आवाज गूंज रही थी और गुफा के अंदर एक अजीब सी गहरी खामोशी छा गई थी, जो हर ध्वनि को निगलती जा रही थी। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले गुफा के पास से गुजर रहे थे, उनकी नजर अचानक कुछ अजीब चीज पर पड़ी। गुफा के अंधेरे में भीगी हुई मिट्टी पर भोला बेहोश पड़ा था। उसकी हालत देखकर सबके होश उड़ गए। गांव वाले जल्दी से भोला को उठाते हैं और घबराहट में उसे उसके घर की ओर ले जाते हैं। सुमन भाभी, भोला हमें पास वाली गुफा है ना, उसमें हमें भोला में बेहोश मिला, पर कोई नहीं जानता कि भोला वहां कैसे पहुंच गया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि भोला को कुछ नहीं हुआ। लेकिन भाभी, भोला उस गुफा कैसे गया? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? लेकिन इन्हें क्या हुआ और शुभम कहाँ है?
वो भी तो इनके साथ गया था। क्या शुभम भी घायल है? भोला की खबर सुनते ही शुभम घबराहट में वहां पहुंचता है। उसके कदम तेज थे और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। सुमन भाभी, भोला को क्या हुआ? मैंने गांव वालों से सुना कि वह पास वाले जंगल की गुफा में बेहोश पड़ा मिला था। और अब भोला तो ठीक है ना? अरे शुभम, तुम ये क्या कह रहे हो? कल रात तो तुम ही भोला जी को अपने साथ लेकर गए थे और आप कह रहे थे कि हरिया काका की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और आप उन्हें वैद्य जी के पास लेकर गए थे। ये आप क्या कह रही हैं सुमन भाभी? मैं तो रात को अपने घर में सो रहा था। इस सब के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं, मगर किसी के पास भी उस सवाल का जवाब नहीं होता। बस एक सन्नाटा था जो सबके चेहरों पर उतर आया था। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर एक ही समय में शुभम दो जगहों पर कैसे हो सकता था। मानो उनकी समझ से परे कोई रहस्यमयी खेल चल रहा हो। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? मुझे तो पक्का विश्वास है कि कल तुम ही थे जो भोला जी को अपने साथ लेकर गए थे। ये जरूर उसी छलावे का काम है जिसके बारे में कल रात हरिया काका हमें बता रहे थे। हे भगवान, उस छलावे ने तो खुद हरिया काका को ही अपना शिकार बना लिया। शुभम की बात सुनकर भोला के होंठ हिले। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई हो। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। छलावा वो छलावा, हाँ वो छलावा ही था। भोला ये कह ही रहा था कि तभी अचानक एक गांव वाला हांफता हुआ वहां आ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और डर से कांपती हुई आवाज में उसने कहा, अरे भोला, तुम्हें क्या हो गया? तुम उस गुफा में कैसे बेहोश हो गए थे? और हरिया काका, वह भी तो अब नहीं दिख रहे। जब मैं तुम्हें देखने आया तो हरिया काका के घर भी गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनका दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई अचानक ही गायब हो गया हो। जब मैंने पड़ोसियों से पता किया तो वो भी कहीं दिखाई नहीं दिए। सुमन और बाकी गांव वालों के चेहरों पर डर और खामोशी साफ झलक रही थी, जैसे किसी अनदेखे साए ने सबकी रूह को छू लिया हो। इधर भोला की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और हर सांस के साथ उसकी परेशानी और बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब भोला तो ठीक हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में उस रात का डर अब भी साफ झलक रहा था और हमेशा के लिए उसके सीने में वो डर बस चुका था। उस रात के बाद से हरिया काका भी कहीं नजर नहीं आए। गांव वाले समझ चुके थे कि यह छलावा अब एक और शिकार ले चुका था और हरिया काका उसी की लपेट में आ गए थे। वहीं दूसरी ओर शुभम, जो अपने घर में सोया हुआ मिला था, उसकी सच्चाई किसी को भी पता नहीं थी। क्या सच में वह अपने घर पर ही था या फिर छलावे ने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया था? उस रात गांव पर एक अनकहा साया छा गया था, जैसे अंधेरी ताकतों ने अपनी मौजूदगी का इशारा कर दिया हो। छलावा आज भी उसी जंगल में भटकता है और गांव का कोई भी व्यक्ति रात के समय उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कई लोग तो बस उसकी ओर देखने से ही कांप उठते हैं। गांव के बुजुर्ग लोग सबको उस छलावे की कहानी सुनाते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी कभी सबसे करीबी चेहरा भी सिर्फ भ्रम हो सकता है। बुजुर्ग उस छलावे की कहानी इसलिए सुनाते हैं ताकि गांव का कोई भी व्यक्ति उस जंगल की ओर ना जाए, क्योंकि जो भी वहां कदम रखता है वह लौटकर वापस नहीं आता। इस कहानी से बस यही सीख मिलती है, कभी भी दिखावे और भ्रम में बहो मत। कभी कभी सबसे करीबी चेहरा भी सिर्फ भ्रम हो सकता है और जो एक बार उसके जाल में फंस जाता है वह कभी वापस नहीं आता।